मैंने डांस करना शुरू किया। माधवी मुदगल जी मेरी गुरु थी। एक ताल होता है, एक फ्लो होता है। फ्लो इज एवरीथिंग। मेरे को पता चला बिकॉज बोथ आर क्रिएटिव फील्ड्स। देखिए, डांस भी आर्ट भी, और दोनों को एक साथ आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू जस्टिस टू बोथ। क्लास 12th में थी, मेरी नानी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। माय मदर वाज एन ऑल इंडिया डीवी पालिस्कर गोल्ड मेडलिस्ट, पंडित हेरा चंद्र मुदगल की डिसाइपल। कला के दुनिया के असली अनुभव व्हाट एग्जैक्टली। आज हमारे बीच स्टूडियो में सुपरिचित कलाकार सोनाली दुर्गा चौधरी हैं, जिन्हें मैं पिछले कुछ समय से काफ़ी जानने का मौका मिला। उनके स्टूडियो कई बार गया, उनके काम देखे, उनसे बातें भी बहुत हुई। तो मुझे लगा कि उनकी दुनिया को हम नए ढंग से देखें, पहचानें, क्योंकि कई कलाकार अपनी पेंटिंग में ही बात कहते हैं, कुछ उसके पीछे की भी कई कई बातें होती हैं। सोनाली एक ऐसे परिवार से हैं जहां कला, इनकी नानी कलाकार थी, इनकी माँ कल्चर की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट भी थी और गायिका भी थी हैं और इनके पिताजी भी काफ़ी कल्चर से जुड़े रहे, मराठी हैं, ये खुद इनकी माँ बंगाली हैं। तो अब बातचीत से बहुत सी बातें सामने आएंगी। मुझे उम्मीद है कि सोनाली जी, आप पहले तो ये बताएं कि आप तो डांसर भी रही हैं ओडिसी की, कई साल तक आपने डांस भी किया। आपने पेंटर रूप कब और क्यों चुना? पेंटर रूप मैंने एक तरह से चुना नहीं, वो बचपन से ही था। जब से मैं पैदा हुई, मैं अपने नाना नानी के घर पे बड़ी हूँ। मेरी नानी आर्टिस्ट थी। बचपन से वो शैलेश मुखर्जी की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। शैलेश मुखर्जी उनके घर में आते थे, जो वो लड़के थे। तो मेरी नानी जब पेंटिंग करती थी, तो वो मेरे सामने सारे कलर्स रख देती थी। वो चाहे ऑयल पेंट हो, चाहे वाटर कलर हो, चाहे पोस्टर कलर हो, वो रख देती थी कि जो मर्जी करो, जो मर्जी बनाओ। तो वो बचपन से ही एक शुरू हो गई। पेंटिंग मैं बचपन से ही कर रही हूँ। आफ्टर दैट, स्कूल के बाद आई माई सेल्फ डिसाइडेड दैट कॉलेज ऑफ आर्ट ज्वाइन करना हूँ। मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में थी। सो एक के बाद एक सॉर्ट ऑफ अपने आप होता गया। द चॉइस वॉज सॉर्ट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड। आई फील दैट आर्ट वॉज इनसाइड, एक्सप्रेशन उसको बाहर लाना था, तो वही होता। ऐसा आपके जो इधर हाल के चित्रों को देख के लगता है कि आपको हिमालय या पहाड़ बहुत बुलाते हैं। अक्सर आप कहती भी हैं अपनी फेसबुक पोस्ट में कि बहुत, जैसे यहाँ की दिल्ली की ज़िंदगी में जो जड़ता होती है, वो स्टैग्नेशन जो आ जाता है, उससे मुक्त होने का रास्ता है पहाड़ों की दुनिया में जाके नेचर के बीच में रहना। इस पर तो हम आगे आएंगे, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने डांस करने की जो निर्णय लिया था वो कब किया था? ओडिसी आपने जो सीखी। When I was in College of Art towards the beginning years, तब मैंने डांस करना शुरू किया। माधवी मुदगल जी मेरी गुरु थी। तो कई साल तक मैंने वहाँ पे किया उनके साथ। एक टाइम ऐसा आया आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट कि मेरे को पता चला, बिकॉज बोथ आर क्रिएटिव फील्ड्स। देखिए, डांस भी आर्ट भी, और दोनों को एक साथ आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू जस्टिस टू बोथ टुगेदर। यू नीड टोटल फोकस। आप जो भी करेंगे उसमें टोटल आपका फोकस और डेडिकेशन चाहिए। आई डिड नॉट फील कि मैं आई वुड बी एबल टू डू जस्टिस टू बोथ एट द सेम टाइम। इट वॉज अ डिफिकल्ट चॉइस between Odissi and Art, because Odissi was also very dear to me. But ultimately, there is a reason why I chose art. The reason is that classical dance के अंदर आप चाहे कितना भी कोरियोग्राफी ले आए, कितना भी आप ले आए,
यू हैव टू स्टिक टू अ बेसिक स्ट्रक्चर। आप उस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जा सकते। आर्ट में, पेंटिंग में जो फ्रीडम है, मेरे को ज़्यादा फ्रीडम उसमें लगा। एंड आई एम somebody who is very untamed by nature. I have a very untamed and free spirit. So I felt that I would be able to express them better. तो आपने डांस मतलब थोड़ा बहुत परफॉर्म किया पब्लिक में? हाँ, थोड़ा बहुत बहुत ही कम, थोड़ा कहानी में किया है, वही माधवी जी के स्टूडेंट्स के साथ। आगे सोलो सोलो नहीं किया? सोलो नहीं किया, और मैं सोलो तक में गई। उससे पहले ही मैंने आई टुक दिस डिसीजन एंड मैंने माधवी मौसी को बोला। शी वाज सैड, शी सेड यू कम बैक एनी टाइम यू वांट, बट देन द इयर्स पास्ड एंड फाइनली she came for my solo in IFAX many years back. And she came and said, when she saw the paintings, she said, okay, so this was your Pauline. I see that now. तो आपको क्या कभी पेंटिंग पर असर पड़ा आपके डांस के जीवन का जो भी अनुभव रहा? I am sure, क्योंकि डांस में लय is everything. लय एक ताल होता है, एक फ्लो होता है. Flow is everything. There is a lot of flow in my art, which it's not something जो सिर्फ मेरे को महसूस होता है एज एन आर्टिस्ट। आपने देखा है मेरे काम को, आपको भी कहीं ना कहीं एक फ्लो उसमें दिखाई दिया। तो उसे आप डांस से जोड़? I would say that yes, that is the dance, the effect of dance within my work. Music, मेरे को music, not only dance, music, मेरे को इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल बहुत पसंद है, और वो मैं I play that while I'm sure it has. तो बचपन के बारे में बताइए कुछ, आप अपनी नानी के कुछ अनुभव बताइए एज ए पेंटर कभी, या आपने क्या सीखा उनसे? मेरी नानी से मैंने एक चीज, she was a very strong woman. नानी का नाम बताएं। गौरी कांची। She was a very strong woman. And किसी भी हालत में वो हार नहीं मानती थी। मैंने उनसे ये सीखा कि जिंदगी आपके सामने चाहे कुछ भी डाल दे, अगर आप डर नहीं जाते तो आप उससे निपट सकते हैं। यू कैन राइज अबव इट। इट कैन बी डिफिकल्ट, लाइफ कैन थ्रो एनीथिंग इन योर वे। आई एम अ सिंगल वुमन, आई हैव फेस्ड मेनी बैटल्स इन लाइफ, बट एट ऑल टाइम्स अगर खराब भी लगे आप उससे उभर सकते हैं। एंड देयर वाज एन एस्टोनिशिंग थिंग जो मेरी नानी ने मुझे बताया, जो हमें घर में किसी को पता नहीं था। नानी, मैं जब क्लास 12 में थी, मेरी नानी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। उनको ब्रेन में, स्कल में एक ट्यूमर था, उनको सर्जरी कराना पड़ा। उस सर्जरी के दौरान पता चला कि मेरी नानी को एक डिसऑर्डर था। वो बचपन से सब कुछ डबल देखती थी, द वे यू वुड सी इफ यू वर क्रॉस आइड। उनको सब कुछ नेचुरली डबल दिखता था, बट बिकॉज इट वॉज देयर सिंस बर्थ, द बॉडी एंड माइंड एवरीथिंग एडजस्टेड टू इट। उनके लिए वही नेचुरल था, और उसी को लेके वो पेंटिंग करती थी, उसी को लेके उन्होंने अपना पूरा जिंदगी को जिया। अगर इफ़ वी थिंक ऑफ इट नाउ कि हमको अचानक डबल दिखने लग जाए, हम तो अपनी ज़िंदगी, हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। बट बिकॉज शी वॉज बॉर्न लाइक दैट, सो ह्यूमन बीइंग्स आर सो अडैप्टेबल। सी, हर बॉडी अडैप्टेड टू दैट, हर माइंड एक्सेप्टेड इट, एंड आई हैव लर्नड दिस टू बी इनविंसिबल, दैट वन कैन बी इनविंसिबल, और वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर से ही आता है। तो आपने माँ से क्या सीखा बचपन में? क्योंकि वो भी काफ़ी कल्चर से जुड़ी थी। मेरी माँ ऑल इंडिया डीवी पालिस्कर थी, पंडित विनय चंद्र मोहन। उनका नाम बताएं, उनकी माँ का नाम? कृष्णा कांजीलारी, और पहले कृष्णा, शादी के बाद कुछ टाइम कृष्णा चौधरी के नाम से जानी जाती थी। आफ्टर दैट शी रिवर्टेड टू हर maiden name when my parents got separated when I was 6. My mother was an All India DV Paliskar gold medalist. पंडित वीना चंद्र मोदगल्ले की डिसाइपल थी, एक टाइम पंडित जसराज की डिसाइपल थी। She sang at Rajghat when Nehru died. So my mother, and she has been a journalist,
शी हैज़ बीन अ राइटर, शी हैज़ बीन अ फिल्म जर्नलिस्ट ऑल्सो। उन्होंने मनी कॉल पर लिखा है, उन्होंने एम एस सत्यु पर लिखा है, उन्होंने एम एस सत्यु के मृच्छक कटिकम के लिए म्यूजिक डायरेक्शन किया है। सो आई हैड ग्रोन अप इन अ फैमिली ऑफ पीपल हु आर वेरी मल्टीफेसेटेड। कोई एक टैलेंट नहीं, बहुत सारे। मैंने ये देखा है in my mother and my Lani, women with multiple talents, not just one. So उससे बहुत कुछ मैंने सीखा है। Strength, resilience, the the courage to stand up for what I believe in, जो कि हमेशा आसान नहीं रहता है, but मेरे लिए it is a way of life. आपकी मदर ने आपको पेंटर बनने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया या डांसर बनने के लिए कहा? उनकी चॉइस। अच्छा। मेरी मम्मा की तरफ से तो ये ज़्यादा मेरी मम्मा को लगता था। For some reason, she has a very strong instinct. So, हमेशा यही। तो आर्ट कॉलेज में जाने के बाद आपने आर्ट कॉलेज से क्या सीखा? क्योंकि 90s में आप वहाँ थी और 5 साल को 4 साल को कोर्स। हाँ, हाँ। 4 साल का BSc। तो वहाँ आपको कॉलेज की ट्रेनिंग दो तरह से लोग देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग से बड़ा असर होता है, कुछ लोग वो कहते हैं कि नहीं, अंदर की आवाज़ ज़्यादा डोमिनेट करती है। आपका कैसा अनुभव रहा? मेरा अनुभव ये है कि दोनों इम्पोर्टेंट है। अंदर का आवाज़ भी इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट। आप बेसिक रूल ही नहीं सीखेंगे अगर आप बेसिक मेथड्स एंड मटेरियल्स टेक्निक्स अगर नहीं सीखेंगे, आप बाद में जाकर उस पर कैसे इम्प्रोवाइज करें? एंड हाउ विल यू इम्प्रोवाइज इन द राइट वे? We were very fortunate in College of Art to have good professors. Anupam Sood ma'am was our professor. Kanchan ma'am was our professor. Niren Sengupta sir was my first principal. So we had very good teachers who really took the pain to teach us. Diraj Chaudhary sir was art professor at one time. वो sketching का this importance on sketching, which is also very important. वो बताते थे, हाथ ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, you know, he would come and see this. Self taught बहुत artists हैं, there are some very nice artists also who are self taught. I am not saying that, but I personally feel that even if you're self taught, you will have to teach yourself all those things. So if you're getting to learn from people जिनको मालूम है, then it is very great. तो So मेरे हिसाब से दोनों important. तो कॉलेज के जब आप पढ़ रही थी तब सोलो शो कोई किया आपने? कॉलेज की ठीक बात किया। माय फर्स्ट सोलो शो आई ग्रेजुएटेड इन 1999। मेरा पहला सोलो शो 2000 में हुआ था। तो यानी करीब एक क्वार्टर सेंचुरी जो आपकी आर्टिस्ट के रूप में एक्टिविटी है, उसमें आपको जो और भी बातें पूछूंगा, लेकिन बेसिकली आपको कला की दुनिया का असली जो होते हैं ना कुछ अनुभव, ये जिन्हें आप पर असर डाला, वो क्या थे? कला के दुनिया के असली अनुभव व्हाट एग्जैक्टली आई जिनके मतलब आपको मतलब जो भी पिछले क्वार्टर सेंचुरी में आपने कला की दुनिया को कई तरह से देखा, शो किए, ग्रुप शो किए, आपकी आर्ट में भी बदलाव आए जो कि एक नेचुरल है। तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या ऐसी बातें हैं जो कि आप अगर उस क्वार्टर सेंचुरी को कहें, क्योंकि ना तो आप बहुत सीनियर हुई हैं, ना आप बहुत युवा हैं, तो वो जो एक ऐसा बीच का समय होता है जब आदमी कई बार बहुत सी चीज़ें। हाँ, हाँ। तो वो पीरियड में आपको बेसिक आर्ट की दुनिया की कई तरह के अनुभव तो होते ही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप कला की दुनिया आपको प्रेरित करती रहती है या कुछ अन्याय भी करती है? मेरे हिसाब से देखिए, दो किस्म के ही लोग हैं कला की दुनिया में। कुछ हैं सम जो प्रेरित भी करते हैं। There are many who disappoint also. I will be very honest about this because I have seen one thing. I don't know how it is abroad, but हमारे देश में एक
चीज़ है that most things work by reference of somebody or the other. I started by exhibiting my work with Uruswati Gallery in 2000 itself, immediately after graduating from College of Art. That was run by a very dynamic lady, Komal Anand ji. She used to run it. It was in Vasant Vihar, Uruswati Gallery. और वहाँ पे मेरे पेंटिंग्स लगे थे, वहाँ से मेरे पेंटिंग बिके भी. एंड दे हैड अ वेरी वेरी ओपन व्यू. वो ये नहीं देखती थी कितने का गए, किसने मिलाया, वो काम को देखती थी, पसंद करती थी और उठा लेती थी. नाउ दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट अनफॉर्चुनेटली in many situations does not happen. People want to know who has referred you, people want to know who has brought you, who have you exhibited with. A work of art should speak for itself. Why is it important who I have exhibited with? Why is it important who has referred me? People can refer wrong people also, right? But at the end of the day, that is very important, I feel. तो experience दोनों किस्म का मिला है. Some people have been really inspiring. Late Krishan Abuja sir, he was head of photography in Art College of Art. So of course I didn't learn from him because I was in painting. But he was a father figure to me. And there was a time in between when I was going through a very dark phase in my life. Around 2014, I had a major surgery. I was going through a dark phase. I did not paint for about 9 or 10 months. Krishna Ahuja sir was the one who told me, if you don't feel like painting, don't paint. But don't stop. Take a sketchbook, keep sketching, keep doodling. Do whatever you want. You want to write something, do it. Don't stop. So, such people are inspiring. And then there are some, and it's not just me. I think many artists face this in their lives, that they often come across people who do the opposite of inspiring you. I think at that time we have to realize that such people are just a few voices among many, and we should not let that affect us in a negative way. अच्छा, चूँकि आपकी इधर की सीरीज़ में पिछले 4-5 साल की आपने पहाड़ और प्रकृति, पानी, Especially water. हाँ, बहुत ज़्यादा आपकी पेंटिंग में आई हैं इमेजेस, या अपने ढंग से, अपने नए ढंग से भी. तो आप पहाड़ सबसे पहले कब गई थी? मैं पहाड़ तो सबसे पहले आई हैड गॉन टू ऋषिकेश. मेरे नाना नानी ले गए थे मेरे. क्या उम्र थी आपकी? I was around 5 at that time. नाना नानी ले गए थे by car to Rishikesh. And even today, after so many years, I still remember that image of the golden Ganga flowing. I was standing on the Jhula, the Lakshman Jhula, which was swinging, and I still remember that image of the golden Ganga flowing under me. I have not forgotten that. And then when I was in College of Art, college के कुछ दोस्त मिलके हम मनाली गए थे. And we were crossing the Beas in Himachal Pradesh, and there's a place when the road turns where for the first time in the distance you see that conical snow-capped peak. The moment I saw it, it was like an inspiration inside, you know. I felt this is it. This and I, we belong together. I cannot, मैं इसका कोई वजह आपको नहीं बता सकती क्योंकि मेरे को खुद वजह नहीं पता. और आप शुरू में कुछ वर्क में आपने ह्यूमन फिगर भी थी, उनसे आपने छुटकारा क्यों पाया, कैसे पाया, क्यों, रीज़न क्या है? बताती हूँ. तो मैं पहले फेमिनिन फिगर्स इस्तेमाल करती थी अपने पेंटिंग में, which were a depiction of my own self, because as an artist हम express वही करते हैं जो हमारे अंदर. So those feminine figures were a depiction of myself, my own emotions and feelings at that point of time. मैंने बनाया, काफ़ी बनाती रही, फिर काफ़ी एग्जिबिट भी किए. मुझे याद है एक एग्जिबिशन में निरन सर गए थे
तो उन्होंने देखा, उन्होंने देख के बोला, बहुत बना लिया अब फिगर, पता चल गया है तेरे को आता है, अब थोड़ा आगे नहीं बढ़। मगर ऐसे ही बोल के जबरदस्ती मैं आगे नहीं बढ़ सकती। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं बनाती रही, फिर कुछ टाइम बाद आई हैड अटेंडेड एन आर्ट कैंप hosted by a hotel, and over there I made a canvas, and I'm not one of those artists जो कैंप में पेंटिंग नहीं करती, मैं खुल्लम खुल्ला सबके सामने पेंटिंग करती हूँ। सो आई मेड दिस पेंटिंग विद अ रिक्लाइनिंग फीमेल फिगर, और फिर मैंने उसको मिटा दिया। मेरा मन किया, मैंने बोला चलो आज मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने उसको मिटा दिया और उसके जगह पे मैंने एक टूटा हुआ चेन बना दिया। उस पेंटिंग का नाम था फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। उसको होटल के मालिक ने ही खरीद लिया पे, वो अभी भी उसी के पास है। So in a way, I would say with that painting, I was free of the bondage of the human figure. मैं उसमें से निकल गई। ये कब की बात होगी? This was around 2016 or 17 maybe. यानी करीब 8-9 साल करने के बाद आपको क्योंकि आपके हाल की पेंटिंग में तो अब आपने हिमालय के कुछ पत्थरों को ओरिजिनल वहाँ से लाकर, तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? When I travel in the mountains, I don't travel to typical tourist destinations filled with people. मैं जाती हूँ पहाड़ों की ऊंचाइयों में, जंगल में, नदी के किनारे। I walk inside. I travel with my driver who has been with me for 26 years. Before that, his father was with us. So there's a whole family connection. So in 2000, the Himalayan stone series which you're talking about, जिसमें actual पत्थर जो मैं खुद collect करती हूँ अपने हाथों से use होता है, that started actually in January 2025. मेरा एक शो था विद ब्रूनो आर्ट ग्रुप, मसरत बाय ब्रूनो आर्ट ग्रुप। उससे ठीक पहले मैं हिमाचल गई थी और हम एक जंगल के अंदर से जा रहे थे। वहाँ पर ये स्लेट के टाइल्स गाँव में ना छत पे इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पे कुछ पड़े हुए थे टूटे हुए टाइल्स। देयर वाज अ पाइल ऑफ टूटा हुआ टाइल्स ओवर देयर। सम इंस्टिंक्ट इनसाइड मी सेड आई कैन यूज दिस। आई टोल्ड सुरेश, आई सेड चलो कुछ उठाते हैं। ही सेड आप क्या करोगी उसका? ऐसे भी मेरे को पता नहीं है मैं क्या करूँगी, बट मैं कुछ तो करूँ। So we put it in the dicky of the car and brought it back to Delhi. And after that I did some experimental works which I had shown you also. You told me to exhibit it in the exhibition also. हालांकि वो framed नहीं था, मगर फिर भी उसको pedestal पे लटा के हमने exhibit किया था. And after that I have worked a lot on that and experimented with the methods and materials, and now it is a work which you cannot break. The first work जो मैंने बनाया, now what I do, उसको मैं stone को MDF पे लगाती हूँ with industrial grade adhesive. मैंने अपने ड्राइवर को बोला, जो पहला वाला जो था, it's a small piece, it's not been framed, it's kept with me, I will never sell it because that is my first complete piece, so to say. I told him इसको तोड़ो. So he tried to break it, he couldn't. I told him इसको पटक के मेरे को भी, threw it across my roof. It didn't break. So this is the way an artist, I feel, has to ensure that their work is long lasting. It has to last beyond us, no? तो वहाँ से शुरू हुआ, and I love working with the slate because it is stone. It is an elemental force in your hand. वो आपके हाथ में है, आप उसको उठा के लगा रहे हो, उस पे पेंट बना रहे हो, उसका the entire feeling is very different. And combined with MDF or canvas, it is beautiful. तो आपके वो जो पत्थर की नुकीली कॉर्नर्स हैं, वो भी एक उसको नया डायमेंशन देते हैं, तो उसमें उसके कंपोजिशन इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। उसमें अक्सर आपने कुछ लाइनों का भी इस्तेमाल किया है, सब में तो नहीं, कभी कभी किया है। तो उसमें भी अक्सर तो आपको ग्लैडिएटर की एक बहुत फेमस लाइन का आपने जो इस्तेमाल किया है, हाँ, तो उसका इस्तेमाल करते हुए आप कुछ और एज ए फेमिनिस्ट कोई कमेंट कर रही हैं, या सिर्फ उसको लेकर इतना आपने? This is a human being. It is not as a feminist.
I am a woman. I believe in equality for women. I believe in all that. But I do not believe that men and women are the same. If they had been, then they would not be two different sexes created by nature. Men and women are not the same. They're different. They're like two sides of the same coin. Nobody is higher, nobody is lower. They're like two sides of the same coin. Both are important. So I am not what I would call a super feminist at heart. Some of my closest friends are men. So when I write Now We Are Free, I am writing that about my own soul because that's the kind of person I am. I believe in total freedom. I cannot stay caged. जैसे अफ्रीका में एक ट्राइब है मसाई, उनको आप पकड़ के उनको आज़ादी की इतनी आदत है एक जगह से दूसरा जाने की, उनको पकड़ के अगर आप केज में डाल दो मर जाएंगे। तो मतलब वी आर फ्री से मतलब आपका सिर्फ स्त्री की फ्रीडम से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज अबाउट ह्यूमन फ्रीडम। और अभी आपको क्या लगता है कि इन सारी फील्ड में यानी खासतौर पे पत्थर पानी में बहुत संभावनाएं हैं, मतलब इनफिनाइट किसे कहते हैं, पॉसिबिलिटीज दिखती हैं? Infinite possibility I feel is there in any form of art. But at the end of the day when you're making something new, हर कोई जब कुछ नया किस्म का बनाता है, जैसे ये पत्थर एंड NDF एंड कैनवस ये वाला जो है मेरा, इट इज समथिंग न्यू आई फील. Somebody who buys it has to have the courage to take that, to understand that this is something new. अब नया जो चीज़ होता है उस वक्त बड़ा नया नया कभी कभी लगता है. ट्रेडिशनल बायर्स समटाइम्स फील अच्छा अगर ये सिर्फ कैनवस पे होता तो शायद ले लेते. But there are some who just pick it up like that because they realize that it is something different. So at the end of the day, the buyer has to have guts. I as an artist feel that the artist has to have guts. जो खरीद रहा है that person has to have guts. Endless possibilities तो बिल्कुल है. But उस possibility को भी तो निकालने वाला कोई चाहिए ना. हीरा जमीन के अंदर रहता है, उसको कोई खोद के निकालेगा तभी वो आएगा ना बाहर. अपने आप तो छलांग लगा के नहीं पैक करना. तो आपको कला बाजार से कुछ शिकायत है? ऑब्जर्वेशन है. आई डोंट नो वेदर टू कॉल इट शिकायत और नॉट. ऑब्जर्वेशन एक है मेरा that we live in a very fast paced age. People want, that is my observation, I may be wrong of course, but people I think want very young artists who they can mold and mentor as per their own way, or so old that they have one foot in the grave और उनको लगे कि चलो अभी ले लेते हैं, कल बहुत पैसा मिल जाए. So everything has become a quickie. Everything has become अब भी चाहिए, अब भी चाहिए, अब भी चाहिए. ये नहीं कि आज ले लो, इस काम को रखो 30-40 साल, फिर बेचो. I think I feel I see a difference over there, and I feel that it is not fair for mid-career artists, because mid-career artists are too old to be molded as new artists. And they're too young to simply become masters overnight, So at the end of the day, आप पेड़ को अगर बीच में काट दोगे तो पूरा बढ़ेगा नहीं ना. So I feel we need more gallerists, more people, more collectors who understand this. That this is about, it is like generational wealth. It is not just about instant money. It is like a long-term thing. क्योंकि आजकल कला का बाजार भी बड़ा मतलब एक होड़ सी है. और आर्टिस्ट जो है, एक बात मैंने देखी कि फेमिनिस्ट या स्त्री, या बल्कि फेमिनिस्ट नहीं, उसके लिए सही शब्द ये होगा कि 1980-85 तक वीमेन पेंटर बहुत कम थी. जबकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चर्चित पेंटर तो अमृता शेरगिल थी.
ये भी, लेकिन अमृता शेरगिल देखिए आधा यूरोप थी, आधा हिंदुस्तान थी, लेकिन फाइनली उन्होंने अपनी जो रूट्स हैं वो तो यहीं खोजे। हाँ जी, हाँ जो जी। जहाँ पे उनके इमेजेस का हाँ सवाल जी, है हाँ या जी, ज़िंदगी बिल्कुल, का, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग काफ़ी तो वेस्ट में भी जाके ली। बिल्कुल, बिल्कुल। और हंगेरियन ओरिजिन था उनका माँ हुँ, का, हुँ। और पिता उनके सिख थे। तो लेकिन उस समय मुझे याद है कि 80-82 के माहौल में मैंने एक सीरीज़ की थी वामा टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगज़ीन के लिए, जिसका पहला शायद गुगी सरोज पाल पे लिखा था, ओके। फिर माधवी पारेख पे, जो कि वो कहती हैं उनका जीवन का पहला इंटरव्यू था, और उस पे मृणालिनी पे लिखा और अर्पणा कौर पे लिखा। तो वो सीरीज़ जब मैं लिख रहा था तो अभी वीमेन आर्टिस्ट की प्रेज़ेंस बन रही थी इंडियन आर्ट सीन में, लेकिन बिकती-विकती नहीं थी और वो बस थोड़ी चर्चा में रहती थी। जैसे अर्पिता सिंह जो कि आज सबसे महँगी कलाकार हो गई हैं हिंदुस्तान, उस वक़्त 82 में मुझे याद है कि उनका आर्ट हेरिटेज में शायद शो हुआ था वो, उसमें शायद एक भी कम नहीं दिखा था। यानी कि वीमेन आर्टिस्ट इंडिया में काफ़ी इग्नोर की गई थी। लेकिन आज जो है, एक तो घरों में ये जो पहले था कि बेटी को पेंटर बनाएंगे तो आवारा बन जाएगी, क्योंकि आर्टिस्ट की इमेज बहुत बोहेमियन की थी, हुँ। बोहेमियन आवारा। अभी भी कुछ हाँ, करते है हैं। है लेकिन उन दिनों बहुत यस, थी। यस। उन दिनों तो कोई रिस्पेक्टेड फैमिली उनका अगर बच्चा आर्टिस्ट बनने की बात करता था तो वो काफ़ी नाराज़ एक्चुअली आई होते वाज़ थे। वेरी लकी माय फैमिली हाँ, डिड क्योंकि नॉट हैव आपकी नानी जैसे आर्टिस्ट थी तो संभवतः माय एक फैमिली रीज़न इज़ ये अ भी। वेरी इंटेलेक्चुअल हाँ, फैमिली। लेकिन जनरली वीमेन आर्टिस्ट को ग्रो करना, उनके हस्बैंड जब तक चित्रकार ना हों। जैसे एक दे बार आर वेरी सपोर्टिव नाउ। अर्पिता सिंह ने मुझे एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, जब वो पढ़ती थी यहाँ दिल्ली आर्ट कॉलेज में, तो सारे जो साथ के चित्रकार मेल थे, वो रोज़ आकर के बताते थे कल हमने रात के 11 बजे तक की बस ली और हम लोग घूमे कराट प्लेस में, और बोली कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि 7 बजे तक ज़रूर घर आ जाना। तो मुझे लगता था कि मैं वो आज़ादी का नहीं अनुभव कर रही हूँ, जो मेरे मेल कुलीग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि इसलिए एक चित्रकार से शादी करो, ताकि हम भी 11 बजे की बात आ सकें। क्योंकि अगर नॉन चित्रकार से शादी करोगे तो वो तो फिर वही हो जाएगा फिर। हाँ, तो ये लेकिन इंटरेस्टिंग कम ऑब्जर्वेशन है एक आज की टॉप वीमेन आर्टिस्ट की, यानी कि कहीं ना कहीं बंदगी है। खैर आपने तो शादी ही नहीं की तो आपको तो ऐसी कोई शायद वो नहीं रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो भारतीय पारिवारिक सिस्टम है उसमें वीमेन आर्टिस्ट के लिए एक तरह का रुकावट भी रही है? एक चीज़ जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरे दोस्तों में ऐसे भी लोग हैं शादीशुदा हैं, कुछ हैं जो शादीशुदा नहीं हैं। अमंग मेन एंड वुमेन, वेयर वुमेन आर कंसर्न, मैंने एक चीज़ देखा है, इफ यू आर मैरिड, इवन देन यू आर पेइंग अ प्राइस। I am totally free, but I also pay my price. So both are part. So it's up to us to choose which is harder and then decide what to be. And each to her own in this case. Everyone's case is different. हर एक का different होता है. For example, if I had a husband who would not let me paint, who would not let me go out for my work, I would not be able to live with him. That goes without saying. But if I had one who would, I mean, there are cases. I know in the art fraternity itself, there are some well known women artists who have supportive husbands who are not from the art background. Husbands or partners or anybody who are not from the art background also. उनको बिक्री की चिंता नहीं है उन आर्टिस्ट को, ये कि नहीं भी बिकेगा शो तो वो सरवाइव कर सकते हैं। Absolutely. लेकिन एक जो पूरी तरह से आर्ट पर जिंदा है, फ्रीलांसर है, उसको तो ये कहना कहीं एक वो है ना कि बिक्री नहीं हुई। Yes. So, because see, it is important. I'm not saying that we get greedy about money, but at the end of the day, we live in a world where अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप पेंट भी नहीं खरीद सकते, आप कैनवस भी नहीं खरीद सकते। तो बेचना
उसमें से कमाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आर्टिस्ट्स. आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड बिकम ग्रीडी एब्सोल्युटली एंड डू ओनली फॉर दैट. नो, डेफिनेटली नॉट. बट दैट इज ऑल्सो. एक्चुअली जब अर्ली पीरियड में जब इंडियन आर्ट सीन काफ़ी मतलब बहुत पैसा नहीं था उसमें, उस वक्त भी मैंने देखा था कि बहुत से चित्रकार, ये सूजा ने अखबारों पे भी ड्राइंग बनाई, हुसैन ने बनाई। तो वो मतलब मटेरियल नहीं बड़ा हमेशा खरीद रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या सुविधाएं नहीं हैं तो आप तब भी आर्ट आर्ट का तो शौक जो है ना, या जैसे पोइट्री का शौक है, पोइट्री में भी ये है कि पोइट्री के लिए कोई आपको कई लोग पूछते हैं मुझसे कि आप भाई पोइट्री जब लिखते हैं कोई प्रेरणा कैसे मिलती है या क्या है। वो असल में जब वो पोइट्री आती है ना, एक तो आप उसे प्लान करके नहीं बोला पाते। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज भाई पोइट्री लिखनी है। हाँ, तो उसमें ये है कि आपको किसी भी आर्टिस्ट को मटेरियल चाहिए, पोइट्री को मटेरियल नहीं चाहिए। वो तो अपना लिख देगा, क्योंकि जो भी मन में आएगा फिर उसे कलम पे आएगी। हाँ, आर्ट में ऐसा बनता रहा है। और बहुत कि ये है कि जेल में भी आदमी बैठ करके कई बार काम किया है लोगों ने। तो अल्टीमेटली तो देखिए, इन सारी स्वतंत्रताओं का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, लिमिटेशन भी है। लेकिन ये है कि हाँ, सपोर्टिंग हस्बैंड है तो ज़्यादा आदमी फ्री हो सकता है अपने एग्जीबिशन में, अपनी प्लानिंग में। लेकिन ये है कि अच्छी आर्ट कहीं ना कहीं पहचान तो दी जाती है, लकीली ऐसा कम हुआ है। क्योंकि आज से 100 साल पहले होता था कि वैन गॉग के टाइम में कई बार वैन गॉग अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देख पाया। हाँ, तो लेकिन ये है कि उसकी स्ट्रगल जो है वो उसके लेटर्स में भी दिखती है जो उसने भाई को लिखे थे। तो वो जो आज ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में आप चाहे बड़े कलाकार हों, चाहे बड़े लेखक हों, आप छिपे नहीं रह पाते। मतलब वो ये बहुत मुश्किल है कि आपकी प्रतिभा को लोग ना पहचानें, कि टैलेंट जो है कहीं ना कहीं आई जाती है। हम ये इंटरनेट जनरेशन में हम वी आर पार्ट ऑफ दैट. तो उसके थ्रू विजिबिलिटी इज अ लॉट. I have clients who I have got online who have never met me up front, but they have purchased my works from abroad. So we are lucky that way, I think, because of technology and access to technology, access to social media. That has been हाँ, ये तो एडवांटेज आज की दुनिया वालों को है। अब जैसे एज आर्ट क्रिटिक, फिल्म क्रिटिक, आज मेरे लिए बड़ा आसान है। कोई फिल्म देखने जा रहा होता हूँ तो उसके 10 रिव्यू में बेस्ट रिव्यूज सामने निकाल सकता हूँ। हाँ जी. इसी तरह से किसी पेंटिंग, किसी पर्टिकुलर, जैसे जब मैंने आपकी एग्जीबिशन का कैटलॉग दिख रहा था तो मैंने और चीज़ें देखी जिन लोगों ने हिमालय या पहाड़ों पर पेंटिंग बनाई। हाँ हाँ, तो उससे आप बहुत कुछ अवेलेबल है हमारे लिए आज। तो उससे ये है कि आप काफ़ी कुछ नई गहराइयों को आप खोज लेते हैं, जो कि पहले नहीं था। पहले तो हम फिल्म देखते थे तो हमें उसकी कोई हिस्ट्री नहीं पता होती थी। आज तो मैं कोई भी अच्छी फिल्म देखता हूँ, चाहे क्लासिक हो चाहे लेटेस्ट हो, उसके बारे में खूब मैटर मिल जाता है। इसी तरह आर्टिस्ट के बारे में तो एक फर्क आया है। जो पूछा, एक चीज मुझे याद आया इसमें. It's not just about love. There is another thing also. Civilization अगर आप देखें, all old, new, all civilizations from the Roman civilization to India to Harappa Mohenjo-daro to the Egyptian civilization, they have all grown alongside great rivers. Rivers come from mountains. Without mountains, we don't realize आजकल के Delhi is one of the most polluted cities in the world at this point of time. As artists, I feel our work should also be a sort of a magnifying glass to show people a certain reality. और वो reality है, हम जो चीज़ ख़त्म कर रहे हैं, हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार, अपने ही civilization को ख़त्म कर रहे हैं.
Because without mountains, there are no rivers. Without rivers, there is no water. Without water, there is no human civilization. चाहे कुछ भी करे. So I think that is a message which my art carries at this point of time at least. तो अभी आपको लगता है कि इस समय अभी आप जिस रास्ते पे हैं ये आपका मतलब ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपने काफ़ी जो आपके मन में है आर्ट की जो भी समस्याएं या इश्यूज सवाल उसमें आपने उसका ये ऐसा पीरियड है जो कि जब आप एक जगह आकर के जैसे पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं वहाँ से चीज़ें देखते हैं तो आपको लगता है कि मैंने वो जगह पाली है अभी या खोज रही हूँ. You get a bird's eye view, yes. 25 years in the field, you learn a lot. You learn the hard way. काफ़ी कभी आप सही इंसान से सुन के सीखते हैं, कभी आप गलती करके ठोकर खाते हैं, जिंदगी के थपेड़े खा के सीखते हैं, मगर आप सीखते ज़रूर हैं. So yes, I am at a point where I have a bird's eye view now. I see things with a clearer perspective, the way I would if I were somewhere up in the mountains. I go there. Why do I like it? Because all my worries of the city for that time period at least are left behind. It's as if there's a bird's eye view. It's far away. So I think somewhere art fraternity के अंदर रहते हुए भी I think somewhere in our hearts we need to maintain that distance so that it does not take a toll. That is very important for an artist, I feel. Otherwise, there are many artists who go through very hard times, who become alcoholics, who go through depression. बहुत सारे हैं. We know about them. So the only way to do that is at some point to distance yourself from whatever is causing you pain and redirect that energy into creation. हाँ मतलब आज ये है कि एक हद तक तो मैं सहमत हो सकता हूँ कि आर्टिस्ट अगर अच्छा है उसमें कुछ भी अच्छाई है तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाता. बहुत मुश्किल है. Absolutely. मतलब ऐसा मतलब ये ठीक है किसी को ज़्यादा ना मिली हो लिफ्ट आर्ट गैलरी से या लेकिन देर सवेर में वो भी आ ही जाता है. खोज लेते हैं उसको. कोई जल्दी आता है तो देर से आता हाँ है. It's as simple as that. क्योंकि अगर उसमें दम है अगर दम नहीं है तो एवरेज आर्टिस्ट को भी ठीक है वो भी देखो उनका भी हिस्सा है. आर्टिस्ट एवरेज कोई समाज से बाहर करने लायक नहीं है क्योंकि आप ये देखिए कि मैंने ये देखा है कि अब चूँकि सोशल मीडिया है तो हम लोग को जो हम कहते हैं वो बहुत दूर तक जाता भी है. उसे कितने लोग अब देखते हैं. अब वो जो है लेकिन आर्ट क्रिटिक कम पैदा हो पा रहे हैं पर आर्टिस्ट अच्छे और पैदा होते जा रहे हैं और उसमें भी वीमेन आर्टिस्ट ज़्यादा. There are lots of them. अब मतलब आप अभी आर्ट कोलाज की इवेंट में था मैं और उसमें मैंने देखा मुझे जो कहा गया कि आपको डिप्लोमा जो उनका होता है उन जिन्होंने इस साल किया है उन सबको देना है. तो मैंने ये नोट किया कि 90% फीमेल थी. 90 से भी शायद ज़्यादा ही थी. 95 तक जो आ रही हैं. अच्छा वो सब संपन्न परिवारों की ज़्यादा क्योंकि अंदाज ड्रेस वगैरह से अंदाज लगाया मैंने तो वो जो है ऐसा मतलब अब उसमें मेल बहुत कम थे. और आर्ट सीन की अगर आज आप देखें क्वालिटी वाइज भी देखें तो वीमेन पेंटर के आप शो होते हैं अब कई बार चाहे वीमेन डे पे हो रहे हों चाहे बाद में हो रहे हों अपने अब जो है वो एक पूरी बहुत बड़ी संख्या में फीमेल आर्टिस्ट की लिस्ट बनती है. मतलब 50 अच्छी आर्टिस्ट आज आप खोज सकते हैं तो 50 देखिए 50 मेल नए आर्टिस्ट नहीं खोज पाएंगे. ये मैंने देखा है. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो आज़ादी मिल रही है और फैमिली में भी नेगेटिव नहीं है लोग. वरना पहले कहता कि तू क्या ये फील्ड चुन ली है. इवन जैसे हम लोग जब राइटर थे बचपन में तो मेरे फादर बैंक में काम करते थे
वो कहते थे भाई एक आदमी को तो परिवार के नौकरी दे सकते हैं बैंक वाले, ऐसा मतलब उन दिनों था कि परिवार के किसी एक को हम दे देंगे। लेकिन हमारे तीनों भाइयों में से किसी ने भी बैंक नहीं चुना। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपको क्या अच्छा लगता है आप वही करना चाहते हैं। लेकिन पहले आर्टिस्ट कॉलेज चुनने पे माता पिता भड़क जाते थे। आपके ठीक है, आपके बैकग्राउंड में वो अलग था, लेकिन नॉर्मली ये है कि तू क्या, इवन मेरे फादर ने मुझे कहा जब मैंने राइटिंग में आ गया कि शायद तुमको मतलब यूपी के एक सूचना विभाग होता है ना, वहाँ पर तुम्हें छोटी मोटी लड़की की नौकरी मिल जाए। नहीं, चूंकि उन दोनों राइटर के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं थे। हिंदी के राइटर जो थे वो प्रोफेसर वगैरह या तो बन सकते थे, अदरवाइज उनको छोटे मोटे ही काम मिलते थे। तो राइटर का बेचारा, लेकिन आज दुनिया, अब तो आर्ट क्रिटिक भी बड़ी शान से रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपने किसी बड़े आर्टिस्ट पर काम किया है और वो बहुत सक्सेसफुल है, जैसे सुबोध गुप्ता टाइप का है, तो उससे आर्ट क्रिटिक को भी बहुत लाभ है। अगर वो एक वर्क भी दे देता है अपना, तो वो उससे, बल्कि सूजा सूजा तो बड़ा उदार था। तो सूजा ने मुझसे एक बार कहा था कि यहाँ नहीं हुए तो आर्टिस्ट कैसे हो? वो रिचर्ड रिचर्ड जो क्रिटिक थे, आर्ट क्रिटिक, उनके घर गया बोले, और वहाँ यू सी दे आर हार्डली एनी पेंटिंग। उनका कहना था कि वेस्ट में जाओ, क्रिटिक के घर में तो बहुत पेंटिंग होती हैं, क्योंकि वहाँ मानते हैं कि सक्सेसफुल आर्टिस्ट क्रिटिक को भी साथ देता है। बिल्कुल। और मैं एक बार रोम में था और एक घर में गया जो कि मेरी दोस्त की बहन का घर था, वरना तो वहाँ घरों में जाने का मौका ही कम मिलता। उसमें उनके हस्बैंड कोई वहाँ के बड़े क्रिटिक थे, आर्ट क्रिटिक। और वो मैंने मुझे सूजा की बात याद आई, मैं उनके रसोई में गया तो मैंने देखा कि यहाँ तो पेंटिंग पूरी रसोई में भरी हुई है। तो मैंने कहा सूजा सही था। तो अभी हमारे यहाँ कुछ तो पेंटर उदार हुए हैं क्रिटिक्स के लिए, लेकिन आमतौर पे जैसे उनको भी जब पढ़ने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। एक बार एनजीएमए में एक कुछ लोगों को क्यूरेटर बना के बाहर भेजा गया था। तो शमशाद हुसैन मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी एक शो क्यूरेट करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कम से कम कुछ क्रिटिक के लिए तो छोड़ दो। तो तुम लोग तो इसी तरह से आज ये है कि वीमेन क्रिटिक भी बहुत आ रही हैं। आप ये भी देखिए, सिर्फ मतलब पेंटर ही नहीं, एक्चुअली तो इस समय ज़्यादा जो क्रिटिक सक्रिय हैं इंडियन आर्ट के नए लोग, उनमें फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये भी इंटरेस्टिंग है। मैं जानती हूँ। और वो सब आर्ट हिस्ट्री पढ़ के आती हैं, या तो आपको आश्चर्य होता है कि वो ही सारे प्रोजेक्ट कर रही हैं या क्यूरेट कर रही हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि एक चीज़ को, किसी भी प्रतिभा को दबाना नहीं चाहिए। लेकिन जाहिर है कि अगर फीमेल आर्टिस्ट बढ़ रही हैं तो फिर, हालांकि परसेंटेज तो हमेशा कम रहता है, आर्ट राइटिंग इसीलिए कमज़ोर है क्योंकि एवेन्यूज़ बहुत कम है ना। अखबारों में तो कोई रिव्यू रह ही नहीं गया, आज तो कोई रिव्यू नाम की चीज़ नहीं है। कभी कभार वो जो पेड न्यूज़ होती है या तो फोटो दिख जाते हैं पार्टियों के, तो दुनिया बदल गई है। लेकिन मैं ज़्यादातर अवार्ड्स भी पेड होते हैं, आपने देखे? हाँ, वो तो सारी फील्ड में है आजकल, तो फिल्म की दुनिया में तो बहुत पहले से था, अब आर्ट भी I उतनी। never go for paid awards. Yeah, somehow I have always had this anathema towards that. Like, बिल्कुल मेरा मन नहीं करता पेड अवार्ड्स ले जा। आप तो मुझे लगता है कि आप खुद भी आर्ट क्रिटिक भी बन सकती हैं, और आपने राइटिंग भी की है काफ़ी, जैसा आप बता रही थी। राइटिंग होती है। और तो वो भी अच्छा है। एक आखिर जैसे पेंटिंग दुनिया में गुलाम मोहम्मद शेख हैं, के.जी. सुब्रमण्यन हैं, ये जो भी नाम है, सब अच्छा आर्ट पे लिखते भी बहुत हैं। मतलब इनकी राइटिंग जो है किसी भी क्रिटिक से कम नहीं है, बल्कि कई बार तो मैं कहूँगा ज़्यादा ही अच्छी है। Fact is, 101 magazine has recently offered that you write for us, so I will be writing for them. हाँ, तो वो भी ठीक है बिजनेस, क्योंकि आपको जो सोचती हैं उसमें, जैसे हमारे यहाँ जो अभी वो परंपरा आर्ट में कम हुई है कि
पेरिस रिव्यू के इंटरव्यू बड़े फेमस होते थे लेखकों के साथ, मतलब बहुत लंबे-लंबे इंटरव्यू होते थे। जैसे मार्क्वेस गैब्रिएल गार्सिया मार्क्वेस का इंटरव्यू मैंने उसमें पढ़ा, तो बहुत लंबा इंटरव्यू था वो। तो उनका राइटर का वर्ड, राइटर कैसे उस फील्ड में आया, इसी तरह पेंटर्स के भी इंटरव्यूज़ की जो किताबें हैं, अब थोड़ी बहुत आई हैं। जैसे यशोधरा लालमिया की बुक है, उसमें 2 वॉल्यूम में है पेंटर्स के इंटरव्यू। तो वो चीज़ें अगर आएँगी तो उससे लोगों को ये पता चलेगा, फ्यूचर पेंटर्स को या आर्ट लवर को, कि वो लोग कैसे सोचते हैं। सही बात है। उनका क्या मतलब अब जैसे आप ही से बात करके कई चीज़ें आप भी कई बार नॉर्मली नहीं फोकस करेंगे, पर कई बार वो बातचीत में आप उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसलिए इस तरह की बातचीत का एक महत्व ये भी होता है। और आज को सोशल मीडिया ने डैमेज भी बहुत किया है, लेकिन आपको काफ़ी I feel that there are two sides to everything. Everything. There is a plus and a minus. We just have to somewhere find a balance among that. It's not always easy, but then करना पड़ता है। तो आपके लिए आखिरी सवाल है मेरा कि आपके लिए सक्सेस का क्या मीनिंग है आर्ट में? आर्ट में सक्सेस का मेरे लिए ये मीनिंग है। I'll be very blatantly honest here. To be able to do my work, to be able to focus on creating without having to worry about the means to survive with dignity. So that, because I feel अगर सर के ऊपर एक डंडा लटका हुआ है ना किसी भी चीज का, इट डाइवर्ट्स। देयर इज अनदर व्यू कि हाँ जितना प्रॉब्लम है उतना आर्ट बढ़िया निकलता है, विच इज ट्रू, बट दैट डज नॉट मीन कि हमेशा प्रॉब्लम से ही आर्ट निकले। दैट प्रॉब्लम हैज टू बी रिजॉल्व्ड आल्सो। मेरे लिए सक्सेस का ये मतलब है दैट आई शुड बी एबल टू क्रिएट ऑनेस्टली, truthfully, being true to myself. It is not about what anybody likes or dislikes. I should be able to create and be true to my art and myself. It should be true as my own soul, and I should be able to do that by fulfilling my responsibilities simultaneously with dignity and without having to worry about the memes. And I don't think that this is only about me. I think this applies to everyone. धन्यवाद सोनाली जी, बहुत सी बातचीत, हमें कई नई बातें मालूम पड़ी।